हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एक्चुअली आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो क्यों पूछना चाहता हूँ वही बताऊंगा, बट इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपको बायोलॉजी सिंपल लगती है, मीडियम लगती है या टफ लगती है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल ही मेरे पड़ोसी हैं जिनका एक बेटा है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहा है। वो मुझसे मिला, बोला भैया आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, आप तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बट हाँ 2-3 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब चैनल है अभी नया है, सिर्फ 2 या 3 दिन से मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की। इससे पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था और 1.5-2 साल से मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने सोचा चलो ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा, उसने मेरा वीडियो देखा, उसने पूछा, तो बोले आप बायोलॉजी को इतना डीप में या फिर इतना अच्छे समझा इतना क्यों पढ़ाते हैं, टाइम कंज्यूम क्यों करते हैं। अपना बुक उठाइए, लाइए, जो मेन मेन थ्योरी है उसको लिखिए और चैप्टर को कंप्लीट करिए। बोर्ड का बच्चा होगा, बोर्ड की तैयारी कर लेगा, निकल जाएगा। नीट का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा होगा, निकल जाएगा रट्टा मार के। बायोलॉजी तो रट्टा वाला सब्जेक्ट है ना। उसने मुझे कहा, मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है भाई बायोलॉजी रट्टा वाला सब्जेक्ट है, आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, अब बायोलॉजी आपको रट्टा वाला सब्जेक्ट लग रहा है। बोला मेरे को क्या, मेरे जो बैचमेट्स हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनके कुछ बैचमेट्स दोस्त हैं, वो कह रहे मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, बायोलॉजी को क्या है, मैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान ज़्यादा देता हूँ, बायोलॉजी को क्या है याद कर लेंगे, लास्ट मोड में याद कर लेंगे, 1 महीने पहले याद कर लेंगे, 2 महीने पहले याद कर लेंगे, नहीं होगा तो भैया एक बुक है एनसीईआरटी, आपको तो पता होगा। बहुत सारे बच्चों की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी होती है, खासकर देखिएगा, लाल पीला हरा, पता नहीं कौन कौन से कलर से पूरा रंग बिरंगा ड्राइंग बनी हुई होती है। वो क्यों होती है? जिस बच्चे ने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेगा, नोट्स को अच्छे से बनाएगा, रिवाइज करेगा, टेस्ट देगा, उसकी बुक ऐसी नहीं मिलेगी। वो इसलिए बनाते हैं कि एन टाइम पे, एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, मतलब कहने मतलब जनवरी फरवरी या फेब मार्च के एंड टाइम पे इसको याद करेंगे और सॉल्व कर देंगे। वैसे भी टीचर्स तो बोलते ही हैं कि भैया क्वेश्चंस जो आएंगे वो तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। टोटल 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, डायरेक्टली लाइन उठ के आएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कहने को सही बोल रहे हैं, लेकिन इस वे में नहीं बोल रहे कि आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन की पूरी लाइन उठाई और क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। अगर वो होगा भी ना, अगर वो होगा भी तो 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, 8 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी को रट्टा मत मारिए, समझ के पढ़िए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, जो 11th क्लास का बच्चे ने जो पढ़ रखा है या 12th में पढ़ रखा है या सिंपल जिसने इस चैप्टर को ही पढ़ रखा होगा ना, उसको माइक्रो विलाई के बारे में पता होगा। माइक्रो विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है पूछेंगे तो बता देंगे भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या फंक्शन है, फंक्शन बता देंगे, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इसका फंक्शन है, क्योंकि भाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है तो हेल्प करेगा। लेकिन यही पूछ लेंगे भैया ये बना कैसे, यहाँ पे है क्यों, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों प्रेजेंट है, क्या रीजन है, नहीं पता। क्यों नहीं पता? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए। प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसके जो सेल्स होते हैं उसका एपिकल, बेसल ओरिएंटेशन होता है। मतलब जैसे ये सेल है,
इसका बेस किसी न किसी सरफेस से अटैच होगा और इसका अपर सरफेस, ये एपिकल सरफेस फ्री होता है। या तो ये ऐसे ही रहेगा या फिर इसमें मॉडिफिकेशंस होगी अगर जरूरत पड़ी तो। मॉडिफिकेशंस अगर इस सरफेस पे मॉडिफिकेशन हुई तो फॉर्म होगा माइक्रोविलाई या सिलिएटेड एपिथेलियम या माइक्रोविलाई, या इसी को आप कह सकते हैं माइक्रोविलाई, और इसी को कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है, कहने का मतलब एपिकल सरफेस पे, फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन होने के बाद ये बनती है जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हेल्प करेगी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को इन वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। सरफेस इंक्रीज होने की वजह से क्या फायदा हुआ, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है क्योंकि वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम को रिलीज भी कर रहा है डाइजेशन के लिए, और जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इसलिए प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट, समझ में आया? अब सिर्फ याद कर लिया कि भैया माइक्रोविलाई 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, इससे अच्छा आप उसको समझिए, उसको समझिए और फिर उसको करिए। तो इसलिए मैंने कहा कि बायोलॉजी इतना भी सिंपल नहीं है जितना इसको बताते हैं। कॉन्सेप्ट से पढ़िए, रेक्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, उस सब चैप्टर में होते हैं, हर सब्जेक्ट्स में होते हैं, इसमें भी है, बट इसको इंटरेस्टिंग में पढ़ते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। ओके, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ज्ञानबाजी हो गई, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं, अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, समझाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया चैनल बहुत नया है, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मैं पढ़ाता रहूँगा और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल मैं जहाँ तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिए थे, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़े, जिसमें फर्स्ट टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपी का मतलब और थीलियम का मतलब, एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि दिस टिश्यू ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यूज, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज। ये टिश्यू किसी न किसी टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होगी, अटैच्ड होगी, मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होती है। तो लिखेंगे दिस टिश्यू इज ऑलवेज resting upon some other tissue, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू ऑलवेज रेस्टिंग अपॉन सम अदर टिश्यू, जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो एपिथेलियम है उसकी जो सेल्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्टली अटैच्ड होंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो इसके सेल्स हैं, एपिथेलियम टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो एक बेसल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं। अब वो बेसल मेम्ब्रेन एपिथेलियम से अटैच्ड होता है। देयर एपिथेलियल cells rest upon basement membrane इसी को हम लेमिना प्रोप्रिया भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, लैमिना प्रोप्रिया। इस नाम को याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये मेन नाम है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे हम। पहला, बेसमेंट मेम्ब्रेन की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे। सबसे पहला, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है। दूसरा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कौन सी प्रोटीन की होती है जानने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बता देता हूँ। जो प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ये होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और फिर वही बात, आई कहाँ से ये सर, ये आई कहाँ से, तो बोथ, मैंने क्या बताया कि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर अटैच्ड होती है और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू हो गई, ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू हो गई। तो ये जो लेयर है ये दोनों फॉर्म कर, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी फॉर्म कर रही है, ये भी फॉर्म कर रही है। इसका मतलब बोथ टिश्यू फॉर्म बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों टिश्यू मिलके इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, इसके जो सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल्स के बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो बहुत ही कम होता है। वहाँ पे जो मैट्रिक्स जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू जो होती है कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटल इंटर सेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। यहां तक लिख लिया 3 पॉइंट, मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं। ये टिश्यू हमेशा दूसरे टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होगी, डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होती, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एक नॉन सेलुलर होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और इसको किसने बनाया है, इन्हीं दोनों ने बनाया है। कुछ पार्ट एपिथेलियल फॉर्म करती है, कुछ पार्ट कनेक्टिव फॉर्म करती है। और थर्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, इसके जो सेल्स होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो मैट्रिक्स सब्सटेंसेस होती है वो भी बहुत कम होती है। लिख लिया, आगे लिखते हैं। चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवास्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू एवास्कुलर होती है। वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। एक मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और भैया ब्लड सप्लाई नहीं होती तो इसको फिर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा बताइए। अगर किसी को ब्लड सप्लाई नहीं है, हमारी ब्लड सप्लाई के थ्रू सारा काम हो रहा है, तो इसको ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन इसको मिलेगा इसके अंडरलाइन टिश्यू से। मैंने अभी आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन सी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें ब्लड सप्लाई है और अच्छी खासी मात्रा में, ताकि उसका पेट तो भर जाए भैया, इसका भी पेट भर जाए, नेचर ने दिया। तो एवास्कुलर होती है, कहने का मतलब ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं होगी, इसका जो न्यूट्रिशन होगा
नरिशमेंट is given by underlying connective tissue via किसके थ्रू जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन वाया बेसमेंट मेम्ब्रेन थ्रू, ये भी याद रखिएगा, डिफ्यूजन थ्रू डिफ्यूजन। शायद ये महारकत खत्म हो गया है, वाया डिफ्यूजन। चौथा पॉइंट एवेस्कुलर होती है। अभी तक मैंने 4 पॉइंट लिख लिए। 5वां पॉइंट, अब कहते हैं ना कॉन्सेप्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था, लेक्चर 1 में, कि एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, वो इनका जो ओरिजिन होता है वो तीनों जर्म लेयर से होती है। ये एंडोडर्मल भी होते हैं, मेसोडर्मल भी होते हैं, एक्टोडर्मल भी होते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू मेसोडर्मल है, अगर एपिथेलियल टिश्यू मेसोडर्मल है तो इसको क्या बोलेंगे? मेसोथेलियम बोलेंगे। ठीक है। इफ एपिथेलियम मेसोडर्मल है, उसका ओरिजिन अगर मेसोडर्मिक लेयर से हुआ है तो उसको मेसोथेलियम बोलेंगे। और आपको एक पॉइंट और बताया था कि इसका काम क्या होता है। ये फ्री सरफेस ऑफ बॉडी को कवर करते हैं, चाहे इन्वॉल्यूटल साइड से हो, चाहे बॉडी के कैविटी के इनर साइड से, बॉडी फ्लूइड साइड से हो। ठीक है। तो अगर फॉर्म करेगी, फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, अगर ये मेसोथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट को फॉर्म बना रही है, उसके हार्ट की जो इनर लाइनिंग है, जो हार्ट के अंदर की जो कैविटी है, उस कैविटी की इनर लाइनिंग को ये फॉर्म कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। अगर ये यूटेरस की इनर लाइनिंग को फॉर्म कर रही है तो क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। ठीक है। अगर ये ब्लड वेसल्स की, जो ब्लड वेसल्स की जो ट्यूब होती है उसकी इनर लाइनिंग को, जो ब्लड वेसल्स की ट्यूब है ये, इसकी इनर लाइनिंग को ये फॉर्म कर रही है तो क्या बोलेंगे? ब्लड। तो इसको हम बोलेंगे एंडोथेलियम। और चौथा सीलोम। सीलोम समझते हैं? बॉडी कैविटी। हमारी जो बॉडी है तो हर जगह वो नहीं है कि हड्डी है या ऑर्गन्स है, नहीं, कहीं कहीं बॉडी कैविटी भी है। तो जो बॉडी कैविटी है, जैसे ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए बॉडी है और ये अंदर बॉडी कैविटी है, खाली जगह है, तो इस खाली जगह के बीच में यहाँ जो इनर लाइनिंग होगी इसको क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम बोलेंगे। और एक चीज और बताता हूँ आपको, जो ये पेरिटोनियम है, अगर इसकी फोल्ड्स हो जाए, जैसे ये पेरिटोनियम है, ये लेयर पेरिटोनियम है ये वाली, अगर ये फोल्ड्स हो जाए, जैसे ये ऐसे हो रही थी सीधी, ऐसे ना जाके ये ऐसे ऐसे होकर फिर ऐसे 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 हो जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई ऑर्गन है, कुछ भी है, इसको इसने वो होल्ड कर लिया, तो इस फोल्ड्स को क्या बोलेंगे? मेसेंट्री। इसका क्या फंक्शन हो गया? हेल्प इन जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होती है ना, उसको अपनी पोजीशंस में
रखने के लिए हेल्प करती है, इधर उधर ना हो जाए। ये अगर यहाँ पे कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन को यहीं पे रखना है, अपने प्लेस से चेंज नहीं हो, अपनी जगह से चेंज ना हो, तो इसको जो पेरिटोनियम है इसकी फोर्स बन के इसको होल्ड करती है ताकि अपनी पोजीशंस को चेंज ना करे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ पेरिटोनियम को हम ये कहते हैं, लिख लीजिए पॉइंट, फोर्स ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मिसेंट्री। मिसेंट्री इतना लिखिए पहले, फिर आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू को मेनली कैटेगराइज किया गया है, सबसे पहले कवरिंग, कवरिंग एपिथेलियम, दूसरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंड तीसरा स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। इस दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसका मैं आपको फर्दर डिवीजन बताता हूँ। कवरिंग एपिथेलियम दो टाइप की होती है। कवरिंग एपिथेलियम दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या डिफरेंस होता है? हमने पहले बोला एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू है मतलब सेल से बने होंगे, सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड हुए होंगे। तो अगर ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, एक ही लेयर है, तो सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। और मल्टी लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, मल्टी लेयर है, तो कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। ओके, तो लिखिए छोटा सा पॉइंट है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, सिंगल लेयर होती है और ऑलवेज रेस्ट अपॉन, ऑलवेज रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये मल्टी लेयर होती है, मल्टी लेयर होती है। ओनली लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। मल्टी लेयर है तो जो सबसे नीचे की जो लेयर होगी ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगी, बाकी सब लेयर तो एक के ऊपर एक लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इसमें एक ही लेयर है, जब एक ही लेयर होगी तो वो सिंपल बात, सिंपल सी बात है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगी। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स जो है सिंपल एपिथेलियम के, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, कि जो सेल्स है किस किस स्ट्रक्चर्स के प्रेजेंट, कैसे स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिखते कैसे हैं। तो बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस
स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा कोल्यूमनार एपिथेलियम, एंड चौथा फोर्थ जो आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये चार होती हैं, मेनली ये तीन होती है बट चार भी लिखिए, क्यों लिखना होगा बताऊंगा। मेनली ये चार ये होती है। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी कंपाउंड के अंदर जो पहला है वो है तो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड जगह थोड़ी कम पड़ रही है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम, और चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेटिफाइड, हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कंपाउंड का मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड। और इस ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में फर्दर दो टाइप के होते हैं, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड। इसको लिखिए, ये मैंने आपको कवरिंग के सारे पार्ट्स बताए, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन करिए। जो कवरिंग एपिथेलियम है इसके फंक्शंस, क्या है देखिए। कवरिंग एपिथेलियम हमने पहले बोला था सिंपल भी होती है, दूसरा कंपाउंड होता है। कंपाउंड और सिंपल ये दो टाइप के होते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस को यहां ना लिख के यहां लिखिए। इनके फंक्शंस, सिंपल एपिथेलियम अब आप ही सोचिए, जो सिंपल एपिथेलियम है वो एक सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर किस किस चीज में हेल्प कर सकती है, सिक्रीशंस में, एब्जॉर्प्शन में, फिल्ट्रेशन में, डिफ्यूजन में, या फिर कोई बॉडी कैविटी की इनर लाइनिंग बनानी हो, ठीक है। और कंपाउंड मल्टी लेयर होती है, इसका मतलब इससे मल्टी लेयर तो फिल्ट्रेशन करने में तो दिक्कत होगी, डिफ्यूजन करने में भी दिक्कत होगा। तो मेनली इसका रोल किस में होगा, मेनली इसका रोल होगा कवरिंग में, प्रोटेक्शन में टू अंडरलाइंग टिश्यूज, जो इसके नीचे जो टिश्यू उसको प्रोटेक्ट कर सके, कवर कर सके, किससे, मैकेनिकल स्ट्रेस से या केमिकल स्ट्रेस से। भाई कोई केमिकल गिर गया या चोट लग गई, अब मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये स्किन है, इस पर अगर चोट लगती है तो सबसे पहले इसके जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बचाने का काम हमारा कौन कर रही है, एपिथेलियल टिश्यू। स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू होती है, समझ रहे हैं। तो फंक्शन जो होगा इसका, ये फंक्शन अभी मैं आपको मोटे मोटे लिखवा रहा हूँ, मेनली फंक्शन मोटे मोटे फंक्शन लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मेजर रोल इन secretion, major role in secretion, absorption, filtration, diffusion, या फिर दूसरा अपने फॉर्म, inner lining of body cavity, ducts,
ट्यूब्स की इनर लाइनिंग फॉर्म करना। और इसका क्या फंक्शन है, इसका जो मेजर रोल है वो है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइन टिश्यू, टू अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल stress and chemical stress. Chemical stress, but also little role in secretion and absorption. कवरिंग एंड प्रोटेक्शन फंक्शन तो है, ये इसके मेजर फंक्शंस है। इसका मतलब ये नहीं कि सिक्रीशंस नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, माइनर रोल है। ऑल्सो लिटिल रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेजर रोल इसका क्या है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। इसका मेजर रोल क्या है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन। अलग अलग जगह प्रेजेंट्स होंगी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, जहां जो पार्ट्स होगा, जो फंक्शंस होंगे, जो उसके हिसाब से काम करेंगे। और इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स, ट्यूब वगैरह ये। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं अपने वीडियो को, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अभी वीडियो आधे घंटे के आसपास ही बने, ज़्यादा बड़ी ना बने, क्योंकि मैंने भी अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया है। और जो नए बच्चे मुझसे जुड़ेंगे उनको बोरियत भी फील ना हो, और थोड़ा थोड़ा अपने टाइम को बढ़ाते हुए जाएंगे। तो अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो मैं फिर बोलता हूँ वीडियो को कमेंट कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपको मैं समझाता रहूँ। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।